चलिए शुरू करें आज की क्लास। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और साउंड कैसे, एक मिनट, प्रोपेगेट होती है यानी चलती है। ठीक है, प्रोडक्शन में एक ही चीज है, वाइब्रेशन। प्रोपेगेशन में क्या है कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो अपने आसपास के पार्टिकल्स को क्या करता है, धक्का मारता है, और वो फिर आगे एक दूसरे को धक्का मारते मारते जो कोलिजन है, जो टकराहट है, वो टकराहट आगे की तरफ ट्रेवल हो जाती है। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा। चलिए साहब, और क्या पढ़ा? प्रोपेगेशन पढ़ लिया था, और हाँ, वैक्यूम की बात हुई थी कि जो वैक्यूम होता है वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं कर पाती है, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते। ठीक है, मून के एटमॉस्फेयर की बात की गई थी कि मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अगर हम मून पे जाके कोई बातचीत करते हैं तो एक दूसरे को समझ नहीं आएगी। ठीक है, एक मिनट में माइक चेक कर रहा हूँ, पता नहीं चलता ना काम कर रहा है कि नहीं। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे ह्यूमन ईयर की। ठीक है, नोट्स के बारे में बताना था कि कल मैं नोट्स डालना भूल गया, एक बच्चे ने याद भी दिलाया था, युगांक ने, लेकिन ठीक है बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं तो उस चक्कर में फिर भूल जाते हैं। आज हम अभी क्लास के बाद कल के और आज के दोनों के नोट्स आपको ग्रुप में डाल देंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलिए, ह्यूमन ईयर। कान, कैसे आवाज हमें सुनाई देती है। साउंड का प्रोडक्शन हो गया, प्रोपेगेशन हो गया, अब हियरिंग, कैसे हम आवाज को सुनते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें पहले कान को समझना पड़ेगा कि जो नेचर ने हमको कान दिया है, ये कान काम कैसे करता है, ह्यूमन ईयर की वर्किंग क्या होती है, कैसे होती है। ओके, इसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी पड़ेगी। अगर एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होता है तो इसके बारे में ज़्यादातर पूछ ही लिया जाता है कि ह्यूमन ईयर के बारे में कुछ बताइए। तो कान का पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी बातें आपको बताएंगे, और उसके बाद उसकी वर्किंग। ठीक है ना, चलिए, और सारा कुछ आपको लिखना भी है। तो पहले तो हम डायग्राम बना दें। मान लीजिए मैं जो डायग्राम बनाऊंगा वो काफ़ी सिंपल डायग्राम होगा, ये आपकी किताब के साथ मैच नहीं करेगा, लेकिन आपको यही डायग्राम अपने एग्जाम में बनाना है। सिंपल है और अच्छे से आप बना भी सकते हैं। ओके, ह्यूमन ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, वेरी गुड। ये तो अपना कान है, ऊपरी कान, जो कि आपको दिखता है। ये बाहर वाला हिस्सा ये तो हम सबको दिखता ही है, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, अभी इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, वेरी गुड। तो ये डायग्राम आपको हूबहू ऐसा ही बिल्कुल बनाना है। इस तरीके का हमारा कान होता है। हमको केवल बाहर का सिस्टम दिखता है, इसके अंदर का तो कुछ नहीं दिखता। इसको बोलते हैं ईयर पिन्ना। क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना, जो कि हम ईयर बोलते हैं, उसका पूरा नाम होता है ईयर पिन्ना, क्योंकि ईयर तो इतना पूरा है, कान तो इतना पूरा है।
ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी कोई बात नहीं है, आपका सिलेबस भी ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो स्कूल वाले उल्टा सीधा चलते हैं इसलिए दिक्कत आ जाती है। इसको बोलते हैं ईयर कैनाल। ईयर कैनाल ये वो रास्ता है जो रास्ता आपको यहाँ से दिखता है ना, अंदर आपको छेद सा दिखता है, ये छेद थोड़ा अंदर तक होता है और ये 2 से 3 सेंटीमीटर का इसका रास्ता होता है, इतना लंबा। हालांकि ये बिल्कुल सीधा नहीं होता, जिससे कि अगर हम कोई चीज़ डालें तो डायरेक्ट अपने ईयर ड्रम को दिक्कत दे जाएगी, है ना, इसलिए ये सीधा नहीं होता, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। लेकिन हमने सीधा इसलिए बना दिया है क्योंकि वो आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, इतने को बोलते हैं आउटर ईयर। इतने को बोलते हैं आउटर ईयर। आउटर ईयर बाहरी हिस्सा। तो आउटर ईयर में आपके 2 चीजें आती हैं, ईयर पिन्ना और ईयर कैनाल। ये होता है आपका आउटर ईयर। कान के टोटल 3 हिस्से होते हैं, आउटर ईयर, मिड ईयर और इनर ईयर। ये बाहर वाला, ये बीच वाला और ये भीतर वाला। नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, आउटर, मिड और इनर। ठीक है, यहां से यहां तक ये अपना ईयर ड्रम है। ये क्या है? ईयर ड्रम। मैं इसका नाम ऊपर लिख दे रहा, ईयर ड्रम, जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं, है ना। तो अगर आप कुछ नुकीली चीज़ डालते हैं तो ये डैमेज हो सकता है और फिर आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ से यहाँ तक आपका मिड ईयर चालू होता है, या मिडिल ईयर, मिडिल ईयर। और यहाँ से यहाँ तक ये आपका है इनर, इनर ईयर। तो आपके ईयर के 3 मेन पार्ट हो गए, आउटर, मिडिल और इनर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आउटर ईयर में आपका आ जाएगा ईयर पिन्ना, जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये, फिर ईयर कैनाल जो अंदर सकरा रास्ता होता है। ठीक है, ईयर ड्रम के बाद आपका इनर मिडिल ईयर चालू हो जाता है। मिडिल ईयर में कुछ नहीं है, केवल ये 3 बोन्स हैं। ये 3 क्या है? हड्डियां। पूरे कान में कहीं भी कोई हड्डी नहीं है। ये जो आप बाहर देखते हैं ये हड्डी नहीं है, ये कार्टिलेज है। बोन्स जो होती हैं इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है ना, ये तो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है ना, ये हड्डी नहीं है। कान में केवल 3 ही हड्डियां होती हैं और वो हमारे मिडिल ईयर में पाई जाती हैं। हैमर, एनविल, स्टरप, ये इनके नाम हैं। हैमर, एनविल, स्टरप। हैमर, एनविल और स्टरप। स्टरप, ये 3 हड्डियां आपके कान में पाई जाती हैं और यहाँ होती हैं। ये बाहर से नहीं दिखता आपको, बाहर से केवल इतना ही हिस्सा दिखता है, कैनाल भी आपको नहीं दिखता है ना। तो ये कोई हड्डी वड्डी नहीं है, हड्डी यहीं पे है, 3 है, हैमर, एनविल, स्टरप। और ये इनर ईयर वाला जो हिस्सा है जो आपको ऐसा दिख रहा है शंख के आकार का, इसको बोलते हैं कॉक्लिया। क्या बोलते हैं? कॉक्लिया, COCHLEA, कॉक्लिया। कॉक्लिया, यहाँ पे नर्व्स होती है कॉक्लिया के अंदर, नर्व्स जो कि ब्रेन तक जाती हैं। इसके अंदर नर्व्स होती हैं जो कहाँ तक जाती हैं? ब्रेन तक, टू ब्रेन। चलिए, तो ये आपका है पूरा का पूरा ईयर का डायग्राम। ये बिल्कुल आपको ऐसा ही कॉपी में बनाना है। डायग्राम आपको सेंड कर दिया जाएगा, नोट्स में आपका पूरा का पूरा बना हुआ है, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। फिर वैसे भी आप अगर क्लास को देख रहे हैं तो आपको ये सब समझ आएगा ही आराम से। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत कुछ बता दें। सबसे पहले हम आउटर ईयर की बात करें, जो कान हमको दिखता है। ये कान हमारा फनल शेप का होता है। कैसे शेप का होता है? फनल शेप का। फनल का मतलब होता है कीप। कीप जानते ना, हम लोगों के घर में होती है जिसमें हम तेल वगैरह डालते हैं, उसको कीप बोलते हैं। फनल, फनल शेप का होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ईयर पिन्ना। नाम आपको याद होना चाहिए, क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना, है ना। यहाँ पे कुछ लोग कुछ पहन लेते हैं, लेडीज़ वगैरह यहाँ पे, अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहनते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ईयर पिन्ना है वो। ठीक है, उसके बाद जो आपका सकरा रास्ता मिलता है, ये 2 से 3 सेंटीमीटर का रास्ता होता है, इसको हम ईयर कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाम याद होना चाहिए, ईयर कैनाल। यहीं पे आपकी गंदगी भी रहती है,
जो कि आप साफ करते हैं और सफाई रेगुलरली करनी चाहिए। ये ईयर कैनाल है, सही है ना। तो ईयर पिन्ना का क्या स्ट्रक्चर है, फनल शेप। ईयर कैनाल एक नैरो टनल है, उसको हम ईयर कैनाल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है एक इलास्टिक मेम्ब्रेन जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ईयर ड्रम। ये बहुत इलास्टिक होती है, ये आपकी मसल की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मसल्स की। बहुत पतली मसल्स होती है। जैसे आप ढोलक वगैरह अगर आपने देखा हो या ड्रम देखा हो तो उसमें मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है जिसको खींच के चारों तरफ से ऐसे कस के बनाया रखा जाता है। अब वो एकदम स्ट्रेच होती है, जिस पे आप धम से करेंगे तो वाइब्रेट करने लगेगी, एकदम स्ट्रेच कर दिया जाता है। वैसे ही नेचर ने हमारे अंदर एक ड्रम बना के रखा है। ये मसल है और काफ़ी स्ट्रेच होती है, ठीक है, बहुत पतला होता है। ये आपकी लेयर जैसा होता है, इसमें छेद भी हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट आप कान में कुछ ना किया करें। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम। यहाँ तक का आपका आउटर ईयर कंप्लीट होता है। अगर हम मिडिल ईयर की बात करें तो मिडिल ईयर में आपको 3 हड्डियाँ मिल जाएंगी, बोन्स मिल जाएंगी, हैमर, एनविल और स्ट्रप। हैमर, एनविल और स्ट्रप, ये जो हड्डी है इसको आप ध्यान से देखिए, जिसको हम स्ट्रप बोल रहे हैं, ये अपने पूरी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है। आपसे पूछा जाएगा हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो आपको बताना होता है ये थाई बोन, जिसको फीमर बोलते हैं, वो क्या है, थाई बोन ना। जो जांग वाली हड्डी होती है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, इससे बड़ी कोई हड्डी नहीं है हमारे शरीर में। और सबसे छोटी हड्डी अगर बात की जाए तो वो मिडिल ईयर में है, तीसरी वाली स्ट्रप। ये बहुत छोटी हड्डी होती है, ठीक है। तो मिडिल ईयर में क्या है, मिडिल ईयर में कुछ भी नहीं है, केवल 3 हड्डियां हैं जो एक के बाद एक लाइन से लगी हुई हैं, हैमर, एनविल और स्ट्रप, ठीक है। हैमर की अगर हम बात करें तो हैमर आपका ईयर ड्रम से कनेक्टेड है और हैमर एनविल से कनेक्टेड है, ठीक है। एनविल जो है वो हैमर और स्ट्रप से कनेक्टेड है, और स्ट्रप जो है आपकी तीसरी हड्डी वो कॉक्लिया से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, कॉक्लिया, इनर ईयर, कॉक्लिया से कनेक्टेड है। कॉक्लिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ईयर का। ये कॉइल शेप का है, देख रहे ना ये कैसा शेप है, कॉइल शेप का है, और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, फ्लूइड, बहुत गाढ़ा फ्लूइड भरा होता है। तो मैं यहाँ पे फ्लूइड बना देता हूँ। कॉक्लिया में क्या भरा होता है, गाढ़ा फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। और इस फ्लूइड में डूबी रहती हैं नर्व्स। फ्लूइड में कौन डूबी होती है, नर्व्स। ये रही नर्व्स जिनको हम ऑडिटरी नर्व्स बोलते हैं, सुनने वाली नर्व्स बोलते हैं। और ये नर्व्स जो होती हैं, ये नर्व्स कहाँ जाती हैं, ब्रेन तक जाती है। कहाँ जाती है, ब्रेन तक जाती है। नर्व्स इसी में डूबी रहती है, पूरे फ्लूइड में चारों तरफ अच्छे से, ठीक है। तो ये है हमारा ईयर का स्ट्रक्चर, पिन्ना, कैनाल, हैमर, एनविल, स्ट्रप एंड देन कॉक्लिया। और कॉक्लिया में कौन डूबा हुआ है, इस लिक्विड में कौन डूबा हुआ है, नर्व्स, ऑडिटरी नर्व्स, जो कि कहाँ जा रही हैं, ब्रेन तक जा रही हैं ना। कान और ब्रेन का कुछ ज़्यादा खास फासला भी नहीं है, वो ब्रेन तक जाते हैं। समझ आ रहा है इतना, बिल्कुल ओके। तो ये अपना पूरा का पूरा ईयर है, समझ लीजिए आप। बताइए तो मैं पढ़ के सुना दूँ, पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। ये आप जब लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ आ जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं वही सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो इसमें स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया होगा कि ये आउटर ईयर है, ये फनल शेप का होता है, ये नैरो रास्ता है, ये 3 हड्डियां हैं, जो सबसे छोटी हड्डी अपनी ये है स्ट्रप, ठीक है, पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी। और उसके बाद ये कॉइल शेप का होता है कॉक्लिया, जिसमें फ्लूइड भरा होता है, गाढ़ा फ्लूइड होता है, उसमें ये डूबी रहती है नर्व्स, जो कि ब्रेन तक जाते हैं, ओके। तो ये आपको सारा का सारा ईयर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये बनाना भी आना चाहिए और ये सीखना भी चाहिए हमें, है ना, कि हमको पता तो चले कि हमें चीज़ें सुनाई कैसे देती हैं, कोई चीज़ कैसे काम करती है हमारी, है ना। हार्ट का काम पता चले, किडनी का काम पता चले, जिससे हम बने हैं, वो सारी बातें हमको पता तो चले, ओके। चलिए अभी आते हैं वर्किंग पे। किस पे आते हैं, वर्किंग पे। स्ट्रक्चर हो गया,
सारे पार्ट्स हो गए, है ना। 3 मुख्य पार्ट है, आउटर, मिडिल और इनर, और सबके नाम भी पता होने चाहिए। पिन्ना, कैनाल, ड्रम, हैमर, एनविल, स्ट्रप, कॉक्लिया एंड देन ऑडिटरी नर्व्स। ओके, चलिए अभी आते हैं वर्किंग पे। वर्किंग ऑफ ईयर, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, देखिएगा क्या। एक कहानी है जो हमारी अधूरी छूटी हुई है। हमने अपनी ट्यूनिंग फॉर्क बनाई थी, उसकी जगह हम ड्रम, ढोलक कुछ भी रख सकते हैं, वो भी वाइब्रेट करती है। जो चीज़ वाइब्रेट करती है वो क्या करती है, पार्टिकल्स को धक्का मारती, फिर धक्का मारती, फिर धक्का मारती, फिर धक्का मारती, फिर धक्का मारती। वाइब्रेशन का मतलब ही ये है कि बार बार आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होना। और पार्टिकल्स धक्का ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये हमारे एयर के पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे को धक्का ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे को धक्का ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर इन्हें मिलता है एक फनल शेप। फनल शेप मतलब कीप के आकार का, जो कि क्या करता है, जो भी वाइब्रेशंस हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, उन सबको कलेक्ट करता है। आप शेप देखिए, फनल शेप का मतलब क्या है, सारे पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वो वाइब्रेशंस जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, पार्टिकल जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये बार बार धक्का मार रहा है ना, तो वो पार्टिकल्स भी बार बार धक्का मार रहे हैं आगे। तो वाइब्रेशंस को ये क्या करता है, कलेक्ट करता है। और एयर के पार्टिकल्स फाइनली किसको वाइब्रेट करा देते हैं, ड्रम को वाइब्रेट करा देते हैं। इतनी कहानी हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पूरे में एयर भरी रहती है, तो सारे के सारे धक्के जो होते हैं एक दूसरे को मारते मारते, तो फाइनली एयर का पार्टिकल्स किसको टकराते हैं, ड्रम पे टकराते हैं। और बार बार टकराते हैं क्योंकि वहाँ जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है वो बार बार धक्का मार रहा है, तो हमारा ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट करने लगता है। तो साहब वाइब्रेशन ड्रम तक पहुंच गए हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये कान, जब आप कोई आवाज़ सुनते हैं उस समय आपका ड्रम वाइब्रेट कर रहा होता है। वाइब्रेशन ड्रम तक आ गए, ठीक है। एयर के पार्टिकल ड्रम को टकराएंगे बार बार, तो वाइब्रेट करने लगेगा ड्रम। अब जरा ध्यान से सोचिए, ड्रम से कनेक्टेड है अपना हैमर, हड्डी, उसके आकार है थोड़ा हथौड़ा टाइप का आकार होता है, इसलिए उसको हैमर नाम दे दिया गया। तो ये हैमर जो हड्डी है वो वाइब्रेट करने लगेगी, क्यों, क्योंकि ड्रम वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए ये हड्डी भी वाइब्रेट करने लगेगी, क्योंकि ये उससे कनेक्टेड है। और अगर ये हड्डी हैमर वाइब्रेट किया तो उसने वाइब्रेशन कैसे ट्रांसफर किया, एनविल को। अब बताइए, मान लीजिए एक ये हड्डी है और एक ये हड्डी है, और ये हड्डी इसको अगर बार बार टकराए तो ये वाली अपने आप वाइब्रेट करने लगेगी। तो ड्रम ने किसे वाइब्रेट किया, हैमर को, हैमर ने किसे वाइब्रेट किया, एनविल को, एनविल ने किसे वाइब्रेट किया, स्ट्रप को। तो इस तरह वाइब्रेशन ट्रांसफर हो रहा है, वो पार्टिकल्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं टकरा टकरा के, और फाइनली ड्रम टकराया, ड्रम ने हैमर को वाइब्रेट किया। हैमर अगर वाइब्रेट होगा तो अपने आप एनविल पे धक्का लगेगा, तो एनविल वाइब्रेट होने लगेगा, एनविल वाइब्रेट हुआ तो स्ट्रप वाइब्रेट होने लगेगा। और फाइनली स्ट्रप क्या कर रहा है, जो अपनी सबसे छोटी हड्डी है स्ट्रप, वो इस कॉक्लिया की दीवार को धक्का मारेगा बार बार। इस कॉक्लिया की दीवार को क्या करेगा, बार बार वाइब्रेट करवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि साहब ड्रम वाइब्रेट कर रहा है, हैमर, एनविल, स्ट्रप तीनों वाइब्रेट करने लगी हैं, तो फाइनली ये कॉक्लिया की जो दीवार है उस पर धक्का लगेगा। अब आप ये सोचिए कि एक मग्गे में पानी लीजिए, ये मग्गा है मान लीजिए, ठीक है, और इसको आप धीरे धीरे धक्का मारिए, यहाँ पानी भर लीजिए इसमें, क्योंकि कॉक्लिया में भी एक लिक्विड भरा हुआ है, समझने के लिए, और बड़े हल्का सा धक्का मारिए, क्योंकि ये जो हैमर, एनविल, स्ट्रप है ये कोई इतना तेज धक्का नहीं मारते कि फाड़ फोड़ दें सब कुछ, बहुत हल्के से वाइब्रेट करते हैं। ड्रम ने इसे वाइब्रेट किया, इसने इसे वाइब्रेट किया, इसने इसे वाइब्रेट किया, और ये कॉक्लिया की दीवार पे धक्का मारे। बहुत हल्के से आप इसको धक्का मारिए, बहुत हल्के से धक्का मारिए, बहुत हल्के से, तो आप देखेंगे अंदर का जो पानी है वो वाइब्रेट करेगा, अंदर का जो पानी है वो वाइब्रेट करेगा, डिस्टर्ब होगा, उसमें डिस्टर्बेंस आएगा। वैसे एकदम शांत होगी सरफेस, लेकिन जैसे ही आप धक्का मारेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो समझिए इससे कि जो स्ट्रप है जब वो धक्का मार रही होगी कॉक्लिया को, तो कॉक्लिया के अंदर का जो लिक्विड है वो लिक्विड क्या हो रहा होगा, डिस्टर्ब हो रहा होगा, वो लिक्विड वाइब्रेट करने लगेगा।
और लिक्विड के जो वाइब्रेशंस हैं उन वाइब्रेशंस को सेंस करके ये नर्व्स ब्रेन तक पहुंचाएंगी। इन नर्व्स का काम है आगे का। ये नर्व्स पूरे कॉकलिया के अंदर फैली हुई हैं। जैसे ही लिक्विड वाइब्रेट किया इन नर्व्स को पता चल जाएगा, है ना। नर्व्स जो होती हैं उनको पता चल जाता है, उनको यही काम होता है सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना। तो नर्व्स को पता चल जाता है कि लिक्विड जो है हमारा वाइब्रेट कर रहा है, तो उन वाइब्रेशंस को कहाँ पहुँचाएंगी? ये नर्व्स ब्रेन तक पहुँचाएंगी और ब्रेन उनको समझेगा कि ये वाइब्रेशन है, इसका मतलब क्या है। तो मेन जो काम होता है वो ब्रेन करता है। ब्रेन उसको समझेगा कि अच्छा ये वाइब्रेशन है, इसका मतलब कि फला इंसान हमको ये कह रहा है, ये वाइब्रेशन इसका मतलब वो गाली दे रहा है, ये वाइब्रेशन इसका मतलब वो कुछ ऐसा कह रहा है। तो उस वाइब्रेशन को समझने का काम कौन करता है? ब्रेन। तो ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना आसान नहीं है क्योंकि वो सबको समझता है। तो उसे कैसे समझ सकते हैं, है ना। तो अभी तक उसके ऊपर चल ही रहा है रिसर्च कि ब्रेन कैसे काम करता है, ये समझ में आ जाए। इतना आसान नहीं है। ओके, तो इस तरह हमारा कान काम करता है। हम फिर से आपको एक बार रिपीट करके दिखा देते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे कान में ये आउटर, मिडिल और इनर ईयर है। आउटर ईयर में कौन मिल जाएगा आपको? पिन्ना मिल जाएगा और कैनाल। पिन्ना आपको दिखता है, कैनाल भी आपको महसूस हो जाता है। ये जो रास्ता है जिसमें आप उंगली डाल लेते हैं कभी कभी, ये कैनाल है, डालना नहीं चाहिए। फिर ये ड्रम है, हैमर एंड विद स्ट्रप एंड देन कॉकलिया। कॉकलिया में डूबा हुआ है ऑडिटरी नर्व्स जो कि ब्रेन तक सिग्नल्स को पहुंचाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल्स जाते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल्स पहुंचते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो वाइब्रेशंस हैं ये अपना जो पिन्ना है उनको कलेक्ट करता है और सारे वाइब्रेशंस कहाँ पे गिरते हैं? सारे पार्टिकल्स एयर के कहाँ गिरते हैं? ड्रम पे गिरते हैं। ड्रम वाइब्रेट करने लगता है। ड्रम के वाइब्रेशंस के कारण से हैमर वाइब्रेट होता है, हैमर के कारण एनविल वाइब्रेट होता है, एनविल के कारण स्ट्रप वाइब्रेट होता है और फाइनली स्ट्रप कॉकलिया की दीवार पे वाइब्रेशन को ट्रांसफर करता है। अंदर का लिक्विड जो होता है वो वाइब्रेट करता है और उन वाइब्रेशंस को ब्रेन तक पहुंचाती है ये नर्व्स और ब्रेन समझता है कि क्या बोला जा रहा है। समझ आया? बिल्कुल, बहुत अच्छा वर्किंग है, बहुत अच्छा हमारा कान है और ये नेचर ने बनाया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो आपने देखा होगा बहुत लोगों का पिन्ना नहीं भी होता है तो भी वो सुन लेते हैं। पिन्ना नहीं भी होता तो भी सुन लेते हैं, केवल उनका छेद दिखता है। जैसे आपका अगर बाई चांस किसी कारण से कान कट जाए तो भी आपको सब कुछ सुनाई देगा क्योंकि पिन्ना ही तो गया है, ये कोई कान थोड़ी था, ये छेद तो है ही, बाकी सारा काम तो हो ही रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे पक्षी होते हैं, बहुत सारे क्या सारे ही पक्षी बैट को छोड़ के, चमगादड़ को छोड़ के, चमगादड़ को छोड़ के, सबके कान नहीं होते, क्या होते हैं? छेद होते हैं। बाकी का सिस्टम तो रहता ही है उनके पास, बस पिन्ना ही तो नहीं होता है। ये जो सजावट है, इस सजावट का कुछ खास काम नहीं है, बाकी का काम ये कर रहे हैं, इनका काम है, ठीक है। बिल्कुल, तो ये है अपना ईयर। इसकी वर्किंग स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, पूरा बनाना आना चाहिए, सारे लेबल करना आना चाहिए, सबके नाम लिखना आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि वाइब्रेशन कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है, पहले कौन सी हड्डी, फिर कौन सी हड्डी, फिर कौन सी हड्डी, फिर क्या आएगा, कॉकलिया आएगा। ये सारी बातें आपको एक तरफ से पता होनी चाहिए, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वो तो हम तो क्लास में खड़े करके पूछेंगे, हर साल पूछते हैं, इस बार भी कि बताइए अच्छा सबसे पहले कौन आएगा? पिन्ना आएगा, फिर कैनाल आएगा, फिर ड्रम आएगा, फिर ड्रम से कौन लगा हुआ है? हैमर, फिर एनविल, फिर स्ट्रप। स्ट्रप किससे टकराता है? कॉकलिया से। कॉकलिया के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा एक सलीके से पता होना चाहिए। चलिए, तो ये है हमारा ह्यूमन ईयर। तो एक हड्डी वाइब्रेट करती है और वो टकराती है दूसरी हड्डी से, दूसरी हड्डी वाइब्रेट करने लगती है, फिर वो तीसरी से टकराती है और फाइनली ये लिक्विड के अंदर जो वाइब्रेशन होता है वो कहाँ पहुँचते हैं? ब्रेन तक पहुँचते हैं और ब्रेन सेंस समझता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुँचते हैं ब्रेन तक, वो समझता है कि क्या बोला जा रहा है। ये काम ब्रेन कर लेता है, ठीक है। चलिए, शाबाश। तो ये है हमारा ईयर, ह्यूमन ईयर। उम्मीद है आपको ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर अच्छा लगा होगा।
इसको बनाना भी सीखेंगे, इसकी वर्किंग भी लिखना सीखेंगे। कॉपी में लिखी हुई है, आप बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, जो भी मैंने बताया सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है साहब, तो यहाँ पे आपका इस चैप्टर का पहला पोर्शन खत्म होता है साउंड का। साउंड का प्रोडक्शन हो गया, प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस, प्रोपेगेशन हो गया, सॉलिड में तेज, लिक्विड में धीरे, गैस में और धीरे, लाइट सबसे तेज चलती है, उसकी बात ही नहीं करेंगे कह दो। फिर ह्यूमन ईयर का कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे काम जो हमारा ईयर है वो कैसे काम करता है, उसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा सा स्लो ही चलेंगे, बताओ, थोड़ा ही तो है, 1 महीने 1.5 महीने का साइंस का सिलेबस है केवल। मैथमेटिक्स में भी अब कुछ 1-2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, मेंसुरेशन बचा हुआ है और फैक्टराइजेशन शायद बचा हुआ है, और तो सब छोटे छोटे चैप्टर बचे हुए हैं। बाकी रिवीजन कराना है, टेस्ट लेने हैं, थोड़ा डांटना है, 1-2 बार पीटना है, सही हो जाएगी क्लास। बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कुछ नहीं। चलिए, तो ये हम लोगों ने साउंड का प्रोडक्शन, प्रोपेगेशन और हियरिंग पूरा साउंड पढ़ लिया, सही है। अब हम चैप्टर के दूसरे हिस्से पे आते हैं, वाइब्रेशन को समझेंगे। किसको समझेंगे? वाइब्रेशन को, एक ऐसी चीज जिसको हमने केवल डेफिनेशन पढ़ी थी, अब उसको समझने का काम करेंगे। ठीक है, धीरे से समझेंगे, आराम से। बच्चों, वाइब्रेशन का एक और नाम होता है ऑसिलेशन, और ये ऑसिलेशन ही स्टैंडर्ड शब्द है, इसी को हम यूज करेंगे ज़्यादातर। ऑसिलेशन, जब भी हम बोले कि ऑसिलेशन तो समझना है वाइब्रेशन। जब भी हम बोले ऑसिलेशन तो क्या समझना है? वाइब्रेशन। कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कुछ ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये कोई भी चीज़ वाइब्रेट कर सकती है। अपना मार्कर है, ये मार्कर भी देखो क्या कर रहा है, बार बार आगे पीछे कर रहा है, तो इसको भी हम ऑसिलेशन बोल सकते हैं कि मार्कर क्या कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, आगे पीछे यानी ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है या वाइब्रेशन कर रहा है। दोनों ही शब्द अच्छे हैं, ऑसिलेशन ज़्यादा अच्छा है ना। बड़े क्लासेस में भी इसी को यूज करते हैं। अच्छा साहब, तो ऑसिलेशन में हमें पढ़ना क्या है? कुछ नहीं पढ़ना है, पहले तो उसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन, बार बार आगे पीछे मोशन होना क्या कहलाता है? ऑसिलेशन कहलाता है। रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। अच्छा साहब, ऑसिलेशन करता कौन है? वैसे तो ऑसिलेशन कोई भी कर सकता है, जैसे मार्कर कर रहा है ना। लेकिन हम लोग जो ऑसिलेशन पढ़ेंगे उसके लिए पेंडुलम का यूज करेंगे। वो बहुत सिंपल होता है, उसको समझना। किसका यूज करेंगे? पेंडुलम। एक धागे से कुछ लटका लेना है, इसी को बोलते हैं पेंडुलम। एक धागे में कुछ लटका लेना है। आपके घर में भी ये बना सकते हो। आप अमरूद के डंठल में धागा बांध लो तो वो आपका पेंडुलम बन जाएगा। या आपके घर में कोई चीज़ रखी हो, तो कोई स्टोन हो, पत्थर हो, उस पर धागा बांध दो तो वो भी क्या बन जाएगा? पेंडुलम बन जाएगा। हमारी लैब में भी पेंडुलम होते हैं। धागे की जगह वायर यूज किया जाता है, बहुत पतला सा वायर होता है, और नीचे पीतल का कोई गोला होता है छोटा सा। तो वो तो लैब में है, तो लैब जैसा होगा। घर में तो हम अमरूद में लटका लें, वो भी अपना पेंडुलम है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेंडुलम। क्या बोलते हैं इसको? पेंडुलम। समझ रहे हो ना? पेंडुलम क्या होता है? सिंपल, स्ट्रिंग एंड बॉब, इसको बॉब बोलते हैं, बॉब। और ये स्ट्रिंग है, कुछ नहीं होता इसके अलावा। अपने घर पे भी बन सकता है। अच्छा, तो जब इस पेंडुलम को, इसके बॉब को पकड़ के थोड़ा सा इधर करके हम छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा बताइए? जब इस बॉब को पकड़ के हम छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? इधर जाएगा थोड़ी दूर तक, यहाँ तक, उसके बाद फिर लौट के आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर इधर जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये बॉब
आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे बार बार इस प्रकार का मोशन कर रहा है, और ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन। तो ये है आपका क्या? ऑसिलेशन का बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। ये आपका मार्कर भी ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। आप झूला झूलते हैं, वो भी क्या है? ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन के तो बहुत एग्जाम्पल है। आप घर में कोई भी चीज़ को रखें और कोई किसी भी चीज़ को आप उठाएं और ऐसे ऐसे करने लगे, वो ऑसिलेशन होने लगेगा, ठीक है। लेकिन हम किसी ना किसी चीज़ से तो पढ़ेंगे ही, तो हमने क्या लिया? अपना पेंडुलम लिया, उसको पकड़ के थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, छोड़ दिया, तो क्या करने लगा? ऑसिलेशन। अच्छी बात है। इसमें पढ़ना क्या है? ये तो पहले भी बता चुके हैं। रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन, बार बार आगे पीछे मोशन करना ऑसिलेशन कहलाता है। इसमें पढ़ने वाली बात क्या है? पढ़ने वाली बात तो हम पढ़ चुके हैं कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, साउंड कैसे चलती है, कान सुनता कैसे है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। फिर इसमें क्या पढ़ना है? कुछ चीजें हैं जो इस ऑसिलेटरी मोशन में हमको पढ़नी है, जो इस वाइब्रेशन में, इस ऑसिलेशन में हमको समझनी है। और वो कुछ चीज़ें ये हैं, कुछ चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं जो हमको दिख नहीं रही हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले बॉब होगा अपना, ऐसे तो रखा होगा पेंडुलम, और मान लीजिए यहाँ से होता हुआ यहाँ तक वो जा रहा है, और ऐसे उसका मोशन चल रहा है, सही है। कुछ चीज़ें हमको पढ़नी है, जैसे कि सबसे पहला हमको पढ़ना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। और क्या पढ़ना है? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। साउंड पूरा हो गया, प्रोडक्शन, प्रोपेगेशन, हियरिंग सब हो गया, केवल ऑसिलेशन पढ़ना है अब आपको। कि कोई चीज़ अगर आगे पीछे हो रही है और आपसे पूछ लिया व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो वो आपको पढ़ाई जाएंगे। क्या पढ़ाया जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। कम से कम ये 3 चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। उसके बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन 3 चीजों में हम 1-2 चीज तो आज आपको बता देंगे, फिर धीरे धीरे 2-4 दिन में आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया जाएगा। समझते जाना है। जिनके स्कूल में हो गया है वो भी क्लास को सीरियसली देखें, क्योंकि हमें पता है कि कैसे हुआ होगा। ये देखिए, ये बिल्कुल बीचा बीच की पोजीशन है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, ठीक है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है ना, इससे दूर थोड़ी जा रहा है, यहां से यहां तक ही तो जा पा रहा है, इससे ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहा, तो ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। इस तरीके से ऑसिलेशन हो रहा है। आप झूला झूलते हैं, वो भी ऐसा ही होता है। कोई अगर एक लाठी को लेके ऐसे ऐसे करे तो उसकी भी एक लिमिट है, कितनी दूर तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, उसके बाद लौटते रहा है, ऐसे देखिए, है ना। सबसे पहले एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है कि मैक्सिमम कोई चीज कितना दूर तक जा रही है। ऑसिलेशन में मैक्सिमम कोई चीज कितना दूर तक जा रही है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर तक जा रही है कोई चीज, मीन पोजीशन से इधर भी मैक्सिमम कितना दूर तक जा रही है, दोनों तरफ सेम होगा, जितना इधर जाएगा उतना ही उधर जाएगा। तो मीन पोजीशन यानी नॉर्मली अगर कोई चीज़ आप लटका दो तो वो मीन पोजीशन पे ही रहती है, उससे कितना दूर तक मैक्सिमम जा पा रही है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। समझ रहे हैं? तो अगर कोई चीज़ ऐसे ऑसिलेट कर रही है तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। या किसी ने ये कह दिया कि हमने तो एक पेंडुलम लिया है और उसको ऑसिलेट करा दिया है और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए आप इससे क्या समझते हैं? तो ये समझ जाइएगा कि उसने उस बॉब को लेके 10 सेंटीमीटर इतना ऐसे ऑसिलेशन कराया है। वो जो बॉब है
वो यहाँ मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर तक जा रहा है। मैक्सिमम कितना दूर तक जा सकता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ठीक है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो 10 सेंटीमीटर तक जा पा रहा है, उसके बाद पलटी मार रहा है, फिर 10 सेंटीमीटर इधर जा रहा है, फिर 10 सेंटीमीटर इधर जा रहा है, फिर 10 सेंटीमीटर इधर जा रहा है। तो मीन पोजीशन से 10 इधर और 10 इधर, 10 इधर और 10 इधर। समझ रहे ना कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, समझ में आना चाहिए। बाकी का अलग की बात है, डेफिनेशंस तो आ ही जाएंगी। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, अंडरलाइन करने वाली बात है। मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से कोई चीज कितना दूर तक जाती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। उसके बाद लौट आती है, फिर दोबारा इधर जाती है, दोनों तरफ सेम सेम जाती है, ठीक है। और इसको हम मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? मीटर में। किस में नापते हैं? मीटर में। 1 मीटर जा रही है या आधा मीटर जा रही है, इसको किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। रिप्रेजेंटेड बाई ए, ठीक है। एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको नापते किस में है? मीटर में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने वर्किंग ऑफ ईयर पूरा स्ट्रक्चर सीखा, उसकी पूरी की पूरी वर्किंग देखी, सारे लेवलिंग करना आप सीख लीजिए एक तरफ से सब कुछ। उसके बाद ऑसिलेशन क्या होता है? रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। बार बार आगे पीछे मोशन करना ऑसिलेशन कहलाता है। ऐसे तो कोई भी चीज़ ऑसिलेशन का एग्जाम्पल बन सकती है। हम लोग किसे पढ़ेंगे? सिंपल पेंडुलम, जो कि बार बार आगे पीछे हो रहा है। इसका एम्पलीट्यूड आप जान चुके हैं। इस मोशन को ऑसिलेशन बोलते हैं। यहाँ से मीन पोजीशन से कितना आगे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है, ये मैक्सिमम दूरी को ही क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। कितना जा पा रहा है उसी को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और नापते हैं मीटर में। ओके बच्चों, बिल्कुल। बाकी की बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं नोट्स भेज दूंगा अभी